Hi, so this is 6th of September, set number 25, 25 MCQs in 30 minute. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। पॉलिटी में डिटेल्ड प्रोविजंस होते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कंडक्ट कराने का टू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द हाउसेज या फिर हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट उसके डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराना है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ दीज हाउसेज, द करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर इलेक्शन ऑफेंसेस। बिकॉज डेमोक्रेसी में इलेक्शंस राइट वे में कंडक्ट कराना इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एसेंशियल होता है। तो ये सब कहाँ पे मेंशन है कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराने हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में है या फिर डीलिमिटेशन एक्ट 2002 में है। तो चुनाव के दौरान होने वाले जितने प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, वो कहाँ मेंशन है। तो सी, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये हो नहीं सकता बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इतने डिटेल्ड फाइन डिटेल्स नहीं होते हैं, बस एक मेंशन होता है कि ऐसे काम होगा, फिर उस फाइन डिटेल्स के लिए हम लॉज लाते हैं। डीलिमिटेशन भी नहीं है। कंफ्यूजन आपको अक्सर हो सकता है 1950 और 1951 में, तो ऑलवेज रिमेंबर 1950 पहले आ रहा है तो 1950 में केवल फॉर्मेट होगा कि इलेक्टोरल रोल कैसे बन रहा है एट्सेट्रा। 1951 है, उसमें फिर फाइन डिटेल्स आएंगे फर्दर कि ये डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, मेंबर्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें 51 में आएगी। 50 में बेसिक स्ट्रक्चर होगा चुनाव कैसे कराना है, 51 में फिर और फर्दर फाइन डिटेल्स आएंगे। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इफ यू हैव दिस लक्ष्मीकांत, रीड दिस टू। ये पीछे इलेक्शन चैप्टर में दिया है, एक्सट्रीमली गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951। ये सेकंड सवाल है। सिंबल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उनका भी एक सिंबल था। वो सिंबल क्या था? सारनाथ के लायन पिलर, गांधी जी का चरखा, एलिफेंट या फिर अ लोटस इन फुल ब्लूम, ऐसे कमल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सील क्या था? द राइट आंसर इज दिस सी। दिस एलिफेंट वॉज द सील ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे वर्ड है स्टेट। द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। हम हमेशा कोर्ट में केसेस भी होते हैं, तो दिस पर्सन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट। सो ये स्टेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स में भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट्स डेफिनेशन इन सच अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है द टर्म स्टेट इन आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में डिफाइन करता है फॉर ऑल सच पर्पजेस। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स डज नॉट विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। मतलब एक प्राइवेट बॉडी अगर स्टेट की कैपेसिटी में वर्क कर रही है तो फिर वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज अ प्राइवेट बॉडी। तो ये स्टेट की डेफिनेशन एंड दिस मीनिंग आर्टिकल 12 में लिखा है स्टेट के बारे में, और जो स्टेट की डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स में, वो ही सेम डेफिनेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। सो इसमें राइट ऑप्शन क्या हुआ? द राइट ऑप्शन इज दिस ए। दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर प्राइवेट बॉडी स्टेट का रोल प्ले कर रही है तो दे वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट विद रेफरेंस टू दिस डेफिनेशन FR एंड DPSP। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। दिस इज नंबर 15। अभी 15th फाइनेंस कमीशन काफ़ी न्यूज़ में है। अलॉन्ग विद एन एक्शन टेकन रिपोर्ट, पार्लियामेंट ने अभी टेबल किया था बजट के साथ अपना फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट आफ्टर सम टाइम आएगा। विच ऑफ दीज क्राइटेरिया वॉज यूज बाय द कमीशन टू अराइव एट स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल पुल ऑफ टैक्सेस? फाइनेंस कमीशन बनती है आर्टिकल 280 से। ये होती है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। सेंटर के पास सारे टैक्सेस आए, इसका वर्टिकल डिवोल्यूशन, मतलब सेंटर और 28 स्टेट्स में कितना टैक्स डिवोल्यूशन होगा और इन 28 स्टेट्स में हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसा होगा, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और ये टैक्स डिवोल्यूशन बताती है। तो ये पैरामीटर्स क्या है? पॉपुलेशन साइज, इज दिस अ क्राइटेरिया?
Income distance, is this a criteria? Tax effort, forest and ecology, demographic performance and area. पॉपुलेशन साइज मतलब स्टेट का पॉपुलेशन. इनकम डिस्टेंस मतलब जो टॉप स्टेट है और फिर ये वाला स्टेट है, इसमें इनकम में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है. टैक्स का एफर्ट, कॉम्प्लायंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, मेंटेनेंस एंड ऑल. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एरिया ऑफ द टैक्स स्टेट. तो कौन कौन से क्राइटेरियाज यहाँ पे इंक्लूडेड है 15th फाइनेंस कमीशन में? ये सारे इंक्लूडेड है. दीज ऑल आर इंक्लूडेड. पॉपुलेशन साइज का 15% है फैक्टर. इनकम डिस्टेंस का 45 है. देन टैक्स एफर्ट है 2.5. फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है 10. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है 12.5 और एरिया हो गया 15. 12.5, 10, 2.5, देन दिस इज 4500. तो ये पूरा दिस होता है 15 फाइनेंस कमीशन में. दीज ऑल आर क्राइटेरिया. नाउ दिस इज नंबर 5. कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? हम हमेशा डिमांड करते हैं लिबर्टी. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे कॉर्नर स्टोन्स हैं, पिलर्स हैं हमारी सोसाइटी के. तो डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी क्या होगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स. पॉलिटिकल रूलर्स की टायरनी है तो लिबर्टी हमें उससे प्रोटेक्ट करेगी. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है मतलब कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगा है. अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक, आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपको लिबर्टी मिली हुई है. सो इज दिस द डेफिनेशन? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली. नाउ दिस इज द राइट डेफिनेशन. आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकते हैं, फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं. सो द राइट आंसर इज दिस डी. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री. नंबर 6 है, ये बंधनी होती है. बंधनी एक टेक्सटाइल ट्रेडिशन होता है. बंधना ये होता है दैट बिलोंग्स टू द रीजन. ये किस रीजन में मिलता है? हम्पी कर्नाटका, कच्छ गुजरात, दिसपुर असम एंड दिस कोहिमा. तो ये कहाँ पे मिलता है? बंधनी टेक्सटाइल ट्रेडिशन. ये टेक्सटाइल ट्रेडिशन है दिस कच्छ मतलब गुजरात का है ये. देन दिस इज नंबर 7. वंदे मातरम मूवमेंट. वंदे मातरम मूवमेंट, इसका दूसरा नाम क्या है? हमें 3 मूवमेंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं. 1920s, 1930s एंड 1940s. फर्स्ट आएगा दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दिस क्विट इंडिया मूवमेंट. तो वंदे मातरम मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है? स्वदेशी, एनसीएम, सीडीएम या क्विट इंडिया मूवमेंट? द राइट आंसर इज दिस सी. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट भी कहा गया है. तो राइट आंसर इज दिस सी. देन कबीर. कबीर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कबीर के दोहे, इनका वर्क. कबीर, अलख, ऐसे कुछ वर्ड हैं जैसे अलख है या फिर निरंकार है, ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है? तो अलख का क्या मीनिंग है? निर्गुण है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्गुण? तो दिस इज अलख. अलख भक्ति मूवमेंट इन इंडिया में डिस्क्राइब करता है. रिलीजियस रिफॉर्म्स है इन फेवर ऑफ लोअर कास्ट. अनसीन रियलिटी को दिखाता है. आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर दिखाता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अलख? अलख, अलख मतलब जो देख नहीं सकते, अनसीन रियलिटी है. सो द राइट आंसर इज दिस सी. दिस इज नंबर 9. मेडिवल में, मुगल में, अकबर, दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ एक कानूनगो होते थे. कानूनगो क्या होते थे? ये हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे सिंस द टाइम ऑफ मुगल्स. ये लॉ गिवर्स थे, असिस्टेंट टू द उलेमा, उलेमा के लिए. जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे इन द विलेज पंचायत में, या फिर ये बॉन्डेड लेबर्स थे रिलीज्ड बाय द ब्रिटिशर. तो हु आर दिस? कानूनगो, कानूनगो. सो द राइट आंसर इज दिस ए. ये हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे सिंस द टाइम ऑफ मुगल्स, कानूनगो. नाउ दिस इज नंबर 10. वाइसरॉय. लॉन्गेस्ट रीन वाइसरॉय का इंडिया में इनके टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए ड्यूरिंग हिज टेन्योर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में. फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी हुआ. ऑगस्ट ऑफर आया. लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ. तो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दिस वाइसरॉय. हु ही वॉज? नाम क्या है इनका? सी. द राइट आंसर इज दिस ए. ये लॉर्ड लिनलिथगो हैं. बिकॉज ये सारी जो इवेंट्स हुई है ना, वो 36 से 43 के बीच में हुई है. 1936 टू 1943. लॉर्ड विलिंगटन का टेन्योर था 31 टू 36. रीडिंग आए थे 21 टू 26 में और इरविन आए थे 26 टू 31 में. गांधी जी का पैक्ट 26 टू 31 CDM. सो द राइट आंसर हियर इज दिस ए. लिनलिथगो के टाइम पे ये सारे काम हुए हैं. नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 11 है. फर्स्ट स्टेटमेंट है,
कंसिडर द फॉलोइंग एज अ जनरल रूल बताना है हमें, पिक्यूलियरिटी नहीं देखनी है, एज अ जनरल रूल। पेनिनसुलर इंडिया, ये पेनिनसुलर इंडिया है। रेनफॉल डिक्रीज होगा कोस्ट से इंटीरियर पार्ट में, कोस्ट से इंटीरियर की तरफ अपन जाएंगे तो रेनफॉल डिक्रीज होगा। इज इट ट्रू? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल कंसिस्टेंटली डिक्रीज होता है विथ गेन इन एल्टीट्यूड, ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो रेनफॉल भी कम हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सी। ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है। रेनफॉल्स जो आते हैं वो समुद्र से पानी आता है, इधर से ये वाले मानसून रिट्रीटिंग मानसून से पानी आएगा तो कोस्टल एरिया में ज़्यादा पानी आएगा। वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, रेन शेडो जोन हो जाता है तो इंटीरियर में कम पानी आएगा। दिस इज ट्रू। दिस इज नॉट ट्रू। वाई? बिकॉज ये जो क्लाउड्स आते हैं, गारो खासी जयंतिया भी हैं, माउंटेन्स आते हैं तो थोड़ा हाइट बढ़ता है, फिर ये रेनफॉल होता है। तो ये कंसिस्टेंटली डिक्रीज नहीं होगा विद गेन इन एल्टीट्यूड, ये थोड़े हाइट पे इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज होगा वेरी हाइट पे। तो दिस इज नॉट कंसिस्टेंट डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगा देन फिर डिक्रीज होगा। सो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज दिस, ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कॉमनली ग्रोन इन मिक्स्ड फार्मिंग? दो चीजें हमें समझना है। दिस मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, ओके और एक और दूसरा वर्ड क्या था, मिक्स्ड दिस फार्म, मिक्स्ड फार्मिंग एंड दिस द नेक्स्ट इज दिस मिक्स्ड क्रॉप। एक होता है क्रॉप और एक होता है फार्म, दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ा था। नाउ एनसीईआरटीज, सोयाबीन और पिजन पी सोयाबीन दोनों एक साथ लगा रहे हैं, मेज एंड उड़द दाल लगा रहे हैं, पिजन पी और मूंग दाल, पिजन पी को और दूसरा वर्ड क्या है, नाम बताइए, पिजन पी, ग्राउंडनट और सनफ्लावर। ये सारी चीज़ें जो होती है ना मिक्स्ड, अगर अपन क्रॉप भी कर रहे हैं, फार्मिंग में हम दिस फार्म होता है तो एनिमल्स भी रेंच होते हैं वहाँ पे। फिक्स्ड अगर क्रॉप के कॉन्टेक्स्ट में देखें इसे तो ये सारे करेक्ट हैं। सोयाबीन और पिजन पी साथ में लगती है, मेज एंड उड़द दाल भी होती है, पिजन पी एंड मूंग दाल भी होता है, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर भी होता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, ऑल आर करेक्ट। नाउ दिस इज नंबर 13, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फेयर्स, दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सैक्रेड ग्रुप्स भी होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुधवा एंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आर सिचुएटेड क्लोज टू इंडिया नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर। वेयर इज दिस दुधवा, वेयर इज दिस वाल्मीकि? ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में है। बक्सा टाइगर रिजर्व सर्व्स एज an international corridor for Asian elephant migration between India and Bhutan. बक्सा, दुधवा, वाल्मीकि, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दुधवा एंड वाल्मीकि इंडिया नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर, बट इंडिया में ये दोनों स्टेट्स अलग है। बक्सा दैट इज इंडिया एंड भूटान, ट्रू। लुक एट हियर, ये वाल्मीकि है, दिस इज वाल्मीकि, तो वाल्मीकि कहाँ पे आएगा, बिहार या यूपी, टेल। देन दिस इज दुधवा, ये दुधवा है तो नेपाल की बॉर्डर में है दोनों। एंड देन दिस इज बक्सा, ये भूटान है, एलिफेंट कॉरिडोर है यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज दिस बोथ, ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। ये असर्शन एंड रीजनिंग है। लोकेशन ऑफ द थर्मल इक्वेटर, ये थर्मल इक्वेटर क्या होती है, दिस इज इक्वेटर जो 0 डिग्री है। थर्मल इक्वेटर मतलब ये यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, दिस इज थर्मल इक्वेटर। तो थर्मल इक्वेटर इज नॉट आइडेंटिकल टू दैट ऑफ जोग्राफिकल इक्वेटर। जोग्राफिकल 0 है, थर्मल आइडेंटिकल नहीं है, ये शिफ्ट हो सकती है ऊपर नीचे, दिस इज ट्रू। नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर रिसीव वास्टली डिफरेंट लेवल्स एंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर इंसोलेशन। नॉर्दर्न एंड साउथ में सोलर इंसोलेशन डिफरेंट होता है, क्या ये इसका रीजन है? अब असर्शन रीजन में क्या होता है, ये दो स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, और ये गलत है तो सी, और दोनों गलत हैं तो फिर डी। तो यहाँ पे दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, तो द राइट आंसर इज दिस सी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट क्या है, इंसोलेशन दोनों में बराबर मिलता है, नॉर्थ में भी साउथ में भी, डिफ्रेंशिएशन नहीं है। डिफरेंस आता है कॉन्टिनेंट्स का, नॉर्थ में दिस लैंड मास ज़्यादा है तो ये हीटअप ज़्यादा होता है। सो द राइट आंसर इज दिस सी। ये नंबर 15 है। दिस इज अबाउट सिनाई पेनिनसुला। अभी ये एरिया बहुत न्यूज़ में चल रहा है, सिनाई पेनिनसुला। ये किसके बीच में लाया करता है, स्वेज और अकाबा, अडन या अकाबा, स्वेज और अडन, और दिस मसीरा एंड गल्फ ऑफ अकाबा, सिनाई पेनिनसुला। सो द राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सिनाई पेनिनसुला है ए, दैट इज गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकाबा। लुक एट दिस मैप, ये सिनाई पेनिनसुला है, ये रेड सी है, रेड सी में ये आता है गल्फ ऑफ अकाबा, और ये है दिस गल्फ ऑफ स्वेज, और ये जो एरिया होता है दैट इज दिस सिनाई पेनिनसुला, और यहाँ पे फिर ये मेडिटेरेनियन स्टार्ट हो जाता है, और ये दिस इज इजराइल। ओके,
तो ये एक स्वेज कैनाल है जो गल्फ ऑफ स्वेज को मेडिटेरेनियन सी में कनेक्ट कर रही है। देन दिस इज इजराइल, देन दिस इज गाजा, एंड यहाँ पे फिर ग्रैंड दिस वेस्ट बैंक आएगा, ये जॉर्डन है, ये सऊदी अरेबिया है। सो दिस इज सिनाई पेनिनसुला। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन टैरिफ बैरियर? बैरियर्स क्या होते हैं? जैसे बैरियर रेस लगाते हैं, रेस में क्या होता है, बीच में बाधाएं आती है, दीज आर कॉल्ड बैरियर। तो एक होते हैं टैरिफ बैरियर और एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो बैरियर 1 जो B1 है ये टैरिफ बैरियर है, मतलब आपने रेट इंक्रीज कर दिया, टैक्सेस लगा दिया, ये सारी चीज़ें कर दिया, तो ये टैरिफ बैरियर हो गया, टैरिफाई कर दिया, बाधाएं लगा दी, रुकावट लगा दी ट्रेड में, टैरिफ बैरियर। दूसरे हो सकते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब आपने बैरियर टैरिफ में नहीं लगाया, बट आपने हर्डल्स दूसरे टाइप की लगाई, जैसे डॉक्यूमेंटेशन आ गया, या फिर फाइटोसैनिटरी रिस्ट्रिक्शन, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दिया, या लाइसेंसिंग के प्रोसीजर्स चेंज कर दिए। तो ये भी बैरियर्स हैं, बट ये टैरिफ में बैरियर नहीं है, ये सारे नॉन टैरिफ बैरियर है। सो द राइट आंसर इज दिस डी। दीज आर ऑल कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर। देन मोस्ट ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया इज ओन्ड बाय। अगर आपको ये नहीं भी पता है ना, कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हो उसे। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया इज ओन्ड बाय। कल्टिवेबल लैंड मतलब जहाँ पे कृषि खेती हो रही है। तो जैसे पहला है लैंड शेयर इज नियरली इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल। ये जितने भी हैं इसमें इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल। तो इक्वालिटी इस टाइप का तो सोसाइटी में हमारे है नहीं कि इक्वली डिवाइडेड होगी। लैंड इज अ कैपिटल, ये रिसोर्स इक्वली डिवाइडेड है, नो। एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो लैंडलेस लेबरर है, तो दिस इज गॉन। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके लिए हम लॉज ला रहे हैं लैंड प्रोटेक्शन का, इनको अपनी जमीन यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अगेन ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द कल्टिवेबल शेड्यूल्ड ट्राइब इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑलरेडी काफ़ी डेप्रिविएटी में होती है, किसान स्कीम एंड ऑल आता है इनको अपलिफ्ट करने का, तो इनके पास भी कल्टिवेबल लैंड सबसे ज़्यादा नहीं है। सो द राइट आंसर इज दिस मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड होती है, और फिर ये यहाँ पे लेबरर्स लगाते हैं दिस लैंडलेस फार्मर्स, और ये इनको वर्क में एलोकेट करते हैं। सो द राइट आंसर इज दिस बी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विवाद से विश्वास ये प्रपोज्ड है बजट में। ये केवल डायरेक्ट टैक्सेस के लिए होगा, इनडायरेक्ट के लिए नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट टाइमली रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। विवाद से विश्वास अक्सर जो गवर्नमेंट ला रही है, टैक्स चार्टर ला रही है, फेसलेस असेसमेंट हो रहा है। वाई? बिकॉज हमें टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री बनना है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज वेरी लो। तो ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट टाइमली रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, इसका उल्टा करके देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सरकार को टाइमली रेवेन्यू मिले, तो क्या सरकार ऐसी कोई स्कीम लाएगी जिसका ये उल्टा ऑब्जेक्टिव हो रहा है? नहीं, मतलब दिस इज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा, इसको आप गलत नहीं कर सकते। तो सेकंड तो ट्रू है। ये डायरेक्ट टैक्सेस के लिए ही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसे विवाद होता भी नहीं है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस तो एक कॉमनली सब पे लग जाता है। अब जीएसटी जो लगा है रोटी पे या फिर परोठा पे, कल हमने देखा था, वो आपको पे करना ही है, उधर तो विवाद होगा नहीं। विवाद होता है डायरेक्ट टैक्सेस में। सो द राइट आंसर इज दिस सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देन दिस इज ट्रेड सीक्रेट्स। हर किसी का ट्रेड सीक्रेट होता है, जैसे मैगी नूडल्स है, इसका जो मैजिक मसाला होता है दैट्स वेरी टेस्टी, वो उसका ट्रेड सीक्रेट है, वो सीक्रेट है। सो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग, कुछ कॉम्प्लायंस नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट लाइक दिस ट्रेडमार्क है या समथिंग लाइक दैट, आईपीआर है, नो। इट कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। तो क्या ये अनलिमिटेड होगा? टू क्वालिफाई एज अ ट्रेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन शुड हैव कमर्शियल वैल्यू भी उसका कुछ होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट अ ट्रेड सीक्रेट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द राइट आंसर इज दिस डी। ये तीनों करेक्ट है। ट्रेड सीक्रेट में ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन का, प्रोटेक्टेड अनलिमिटेड टाइम पीरियड के होगा। यू कैन नॉट क्लेम कि मैगी अपना ये बताए कि ये सीक्रेट नूडल का मसाला क्या है, यू कैन नॉट क्लेम इट, दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो डी। नंबर 20, कल हमने पढ़ा था दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड वन मोर वी रेड, नाउ दिस इज सेफगार्ड ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग सेफगार्ड ड्यूटी? सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है? अगेन ये सब ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस होती है, तो उनके लिए ये सारी ड्यूटीज आती है। दिस इज सेफगार्ड ड्यूटी। ये WTO कॉम्प्लाइंट मेजर है, WTO इसको मानता है सेफगार्ड करने के लिए। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है या फिर अनफेवरेबल हो रहा है, तो सेफगार्ड ड्यूटी आप लगा सकते हो। तो इज इट ट्रू?
इट इज़ इम्पोज्ड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज्ड इम्पोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो इसमें हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगा सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्ट एज एन इम्पोर्ट ड्यूटी एडिशनल, मतलब पहले 10% इम्पोर्ट थी, अब बहुत ज़्यादा एक ही एक टाइप का इम्पोर्ट आ रहा है तो 10% और लगा दो इसमें, एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी एडिशनल, तो दिस इज सेफ गार्ड ड्यूटी। इसमें भी तीनों राइट है, ये दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो दिस इज इकोनॉमिक्स। एक हमने पढ़ा था सेफ गार्ड ड्यूटी, दूसरा पढ़ा था एंटी डंपिंग ड्यूटी, और एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होता है, काउंटर कर रहे हैं वेल को, वेल मतलब छूट, तो काउंटर वेलिंग मतलब सब्सिडी को वेल कर रहे हैं। एंटी डंपिंग का एक ब्रॉडर एम्बिट हो सकता है, सीवीडी इज फॉर दिस सब्सिडी। नाउ दिस इज 21 करंट अफेयर। परिवेश, परिवेश पोर्टल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। कंसर्न्स क्या है? कोल माइंस का क्लियरेंस कराना है, कोल माइंस जो डिले होता है उसको रैपिडली क्लियर कराएं, कोल माइंस क्लियरेंस। सेकंड है पब्लिक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग थ्रू दिस प्रगति। प्रगति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, प्रगति, तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग थ्रू दिस प्रगति। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, मेक इन इंडिया क्लियरेंस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ये जो परिवेश पोर्टल है ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए है, सो द राइट आंसर इज दिस सी। राइट आंसर इज दिस सी। प्रगति मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है प्रगति। बट यहाँ राइट ऑप्शन है दिस सी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। नाउ दिस इज नंबर 22, चाइल्ड स्टंटिंग। ये वर्ड्स अक्सर न्यूज़ में आता है, अभी दिस कोविड-19 के कारण ये और वर्जन हो गए हैं, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड दिस माल न्यूट्रिशन, MMR रेट। इंडिया इज़ नॉट डूइंग गुड इन दीज थिंग्स, स्पेशली स्कूल्स ऑफ हो गए हैं तो फिर इनको मिड डे मील स्कीम्स एंड ऑल भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस चाइल्ड स्टंटिंग? स्टंटिंग, percentage of children with low height for age, percentage of children with low weight for age, पर चाइल्ड वेस्टिंग कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस। कैन लिखा है, कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस, तो पॉसिबिलिटी तो है, कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस इज पॉसिबल, तो 3 तो होगा, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। नाउ जो स्टंट है, स्टंट मतलब क्या हो गया? हाइट नहीं बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड दिस स्टंट। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लो हाइट फॉर एज, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 and 3। ये वेट फॉर अगर हाइट होता है, एज नहीं, वेट फॉर हाइट होता है तो उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, वजन कम है फॉर दिस वेट हाइट के हिसाब से। सो परसेंटेज, दिस इज चाइल्ड वेस्टिंग, ये चाइल्ड स्टंटिंग है, और ये इन्फेक्शियस डिसीजेस के कारण भी होता है। माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये सब होने का। देन दिस इज 23rd, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स राइपन होते हैं। राइपनिंग इज एसोसिएटेड विद चेंज इन कंपोजिशन ऑफ अ फ्रूट, दैट इज कॉन्वर्जन ऑफ शुगर टू स्टार्च। शुगर टू स्टार्च जब कन्वर्ट हो जाएगा मतलब फ्रूट राइपन हो गया है, पक गया है। ड्यूरिंग द राइपनिंग प्रोसेस सम फ्रूट्स इमिट इथाइलिन कॉजिंग अलॉन्ग विद एन इंक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब ये राइपन हो रहा है तो इथाइलिन होता है, एंड दिस इज ट्रू। ये कई बार आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, दिस एसिटिलीन भी एक यूज करते हैं, सो दिस इज ट्रू। ये जो है दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है? ये शुगर टू स्टार्च नहीं होगा। एंड प्रोडक्ट अगर अपन फ्रूट खाते हैं तो वो क्या लगता है? स्वीट लगता है, मतलब शुगर तो बाद में बननी चाहिए। नो, शुगर टू स्टार्च नहीं होगा, ये स्टार्च टू शुगर होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली। नाउ दिस इज नंबर 24, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर इक्वल वेजेस हैं तो इक्वल वर्क है, अगर कोई काम बराबर कर रहा है ना तो जेंडर बायस नहीं होगा, उसको पैसे भी बराबर देने पड़ेंगे। तो इक्वल दिस पेमेंट है, इक्वल वेजेस है फॉर इक्वल वर्क। आर्मी में भी अभी ये आर्म फोर्सेस में हुआ परमानेंट कमीशन देने का, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन दिस जेंडर। तो आर्टिकल 14, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एक होती है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स कौन रिलीज करेगा? WEF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, UN कमीशन ऑन विमेन। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, ये यूनेस्को के द्वारा होता है। यहाँ हमें अरेंज करना है जोग्राफिकल फीचर्स को। ये एशिया जोग्राफिकल फीचर, चाइना काफ़ी न्यूज़ में है तो वी शुड नो अबाउट चाइना, तो दीज आर जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ दिस चाइना। अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये वेस्ट है ये ईस्ट है। सी,
सबसे पहले तो ये वेस्टर्न हिमालय आएगा, हिमालय क्योंकि इंडिया में वेस्टर्न हिमालय आएगा, वेस्टर्न हिमालय फर्स्ट होगा, मतलब 4 शुड बी द फर्स्ट, हमें वेस्ट टू ईस्ट जाना है, तो दिस इज गॉन, डी इज गॉन, वेस्ट टू ईस्ट मूव करना है। और जब ईस्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में पहुंच जाएंगे तो सी आएगा, तो येलो सी लास्ट में होना चाहिए, तो 3 शुड बी एट लास्ट, तो बी इज ऑल्सो गॉन। अब अपने पास सी और ए बचे हैं, 4 और 3 फिक्स हो गया। अब वेस्टर्न हिमालय होता है, वेस्टर्न हिमालय के तुरंत बाद हम देखते हैं तिब्बत आ जाता है, प्लेटू ऑफ तिब्बत आ जाता है, तो 2 शुड बी सेकंड, तो द राइट ऑप्शन इज दिस 4 2 1 3। दिस इज द वे जब अरेंजमेंट करना है, साइमल्टेनियसली एलिमिनेट करते जाने हैं ऑप्शंस को। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए 4 2 1 3। पहले वेस्टर्न हिमालय है, देन फिर प्लेटू ऑफ तिब्बत है, फिर येलो सी है, फिर गोबी डेजर्ट है, फिर दिस येलो सी है, 4 2 1 3। सो दिस इज 21 जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ चाइना। ये जेंडर पैरिटी इंडेक्स है। दिस इज अबाउट राइपनिंग फ्रूट्स का, इथाइलिन, रेस्पेक्ट टू चाइल्ड स्टंटिंग, रिमेंबर दीज वर्ड, एनसीईआरटीज में भी देखा है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, एमएमआर, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। दिस इज परिवेश, और ये है सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी। दिस इज ट्रेड सीक्रेट्स, ये विवाद से विश्वास है। कल्टिवेबल लैंड है, नॉन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ दिस स्वेज, और बीच में ये सिनाई पेनिनसुला, और फिर यहाँ मेडिटेरेनियन। पेनिनसुला मतलब 3 साइड वाटर। दिस इज सिनाई पेनिनसुला, असर्शन एंड रीजनिंग, दिस इज थर्मल इक्वेटर, नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फेयर। ये सारे हमारे नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फेयर्स, सेंचुरीज, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट। ये है मिक्स्ड फार्मिंग, दिस इज जनरल रूल के अकॉर्डिंग बताना था, दिस ज्योग्राफी। This is viceroy, तो these are tenure, all these viceroys are very important. And then कानूनगो, अलख, अलख का क्या मतलब है, that is unseen reality, वंदे मातरम मूवमेंट, टेक्सटाइल ट्रेडिशन, this is this। ट्विटर में आई हैव शेयर्ड, आई विल स्टार्ट डूइंग दैट, आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम, बट मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, उसमें बहुत अच्छा आता है, अगर आपको भी मिल रहा है ना, इनक्रेडिबल इंडिया की जो वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है, उसको फॉलो करिए, उसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, ये चीज़ें याद हो जाती हैं फिर, टेक्सटाइल ट्रेडिशन एंड ऑल। देन दिस इज लिबर्टी, दिस इज डेवलप वन सेल्फ फुल, ये है 15th फाइनेंस कमीशन, दिस इज अबाउट स्टेट, ये है सिंबल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड दिस इज अबाउट 50। पहले 50 मतलब बेसिक चीज़ें होगी, फिर फाइन डिटेल्स होंगे, तो पहला बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा बेसिक 1950, फिर थर्ड लेवल पे आएगा ये 1951। So this is 25 MCQ in 30 minutes. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.